प्रधानमंत्री बुलाते हैं बोहरा समाज को और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ईद पर खाना नहीं बनता था। प्रधानमंत्री का भाषण है, मेरा भाषण नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ईद जब होती थी तो खाना नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था साहब खाना? क्योंकि पड़ोस में हमारे बगल में जो मुसलमान फैमिली रहती थी वहां से हमारा खाना आता था और उनके घर हम खाने के लिए जाते थे। तो देश के प्रधानमंत्री को रोकिए। अभी जब पिछले समय में ईद निकली थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया था? सौगाते मोदी, सौगाते ईद दिया था ना। तो फिर वो मुसलमानों के लिए सौगाते ईद, सौगाते मोदी क्यों दे रहे थे? जब 3 तलाक का मामला आता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहनों के लिए अगर 3 तलाक का कानून बना देते हैं तो ऐसे ऐसे पिंकू चौधरी जैसे नफरती चिंटू फिर ये कहते नजर आते हैं कि नहीं, इस देश के अंदर भाई हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनका अधिकार की हम बात कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं नजर आता इनको मुसलमान दुश्मन? और मैं तो सीधी सीधे साफ तौर पर ये बात कहता हूं कि जितने आरएसएस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मुसलमानों के यहाँ ब्याह रखा है, तो उनको क्यों नहीं मौत के घाट उतार देते? तब ये इनके फर से, तब इनकी तलवारें कहाँ चली जाती है? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया अगर आपको ढूंढना ही है इस तरीके के लोगों को, आपको जब मुसलमानों से नफरत करनी है तो सबसे पहले शुरुआत करिए मुख्तार अब्बास नकवी से। उनका तो पता भी सबको मालूम है कहाँ है, दिल्ली के अंदर रहते हैं। और भाई शुरुआत करिए आप शाहनवाज हुसैन से, फिर आप शाहनवाज हुसैन से शुरुआत करते करते नजमा हेपतुल्ला पे जाइए, मोहसिन रजा पे जाइए। क्यों नहीं जाते आप? मुफ्ती शमून कासमी पे क्यों नहीं जाते आप? वजाहत कासमी पे क्यों नहीं जाते आप? मौलाना शोएब कासमी पे क्यों नहीं जाते आप? मौलाना उमेर इलियासी पे क्यों नहीं जाते, जिनके घर मोहन भागवत जाते हैं, जिनकी चाय पर मोहन भागवत अचानक से चले जाते हैं, उनके मदरसे में घूमने मोहन भागवत चले जाते हैं। और कौन मोहन भागवत? या तो ये पिंकी चौधरी जाहिल अनपढ़ गंवार आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि मोहन भागवत कौन है, या फिर ये इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर बोलने का काम कर रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है। सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे करके, भड़काऊ बयानबाजी कर करके हमारे देश के हिंदू भाइयों को, हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, हथियार बांटने वाले पिंकी चौधरी के सहयोगी कई सारे तो पकड़े गए, लेकिन अब पिंकी चौधरी निकल गया है और कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। यानी कि हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और मुसलमानों को खुला चैलेंज है कि अब हिंदू जग चुका है और बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो ये चैलेंज उन्हें मुख्तार अब्बास नकवी को भी देना चाहिए, मुसलमान हैं वो भी। ये चैलेंज उन्हें शाहनवाज हुसैन को देना चाहिए, वो भी मुसलमान हैं। ये चैलेंज उन्हें जो मुफ्ती वजाहत कासमी, जो आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय संघ वो चल रहा है, संघ चल रहा है, मंच बना रखा है जिन्होंने, उनको भी देना चाहिए। मुफ्ती शोएब कासमी को भी ये चैलेंज देना चाहिए। मुफ्ती शमून कासमी जो उत्तराखंड में बने हुए हैं उनको भी ये चैलेंज देना चाहिए। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम चेहरे हैं उनको भी तो ये चैलेंज मिलना चाहिए। इस देश के गरीब मुसलमानों के लिए ये चैलेंज क्यों है? लेकिन ये पुलिस कहाँ सोई हुई है? पुलिस तो देखिए पहले सोई हुई है जब इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को और एक निर्दोष व्यक्ति को जब मौत के घाट उतारने का इन्हीं पिंकी चौधरी ने काम किया था। अगर उसी समय इस व्यक्ति के ऊपर फांसी की सजा का फरमान सुना दिया जाता कि आप इस देश के तमाम निहत्थे गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को नहीं मार सकते, तो आज ये नौबत ना आती। इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो ये भाषणबाजी चल रही है पिंकी चौधरी की, जिनको ना भारतीय जनता पार्टी अपना रही है ना दूसरी पार्टियां कोई अपना रही है, और वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए भाजपा के अंदर अपने आप को ऊपर शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके के जो हथकंडे अपना रहे हैं, तो ये हथकंडे अपनाने की जरूरत ना पड़ती। अगर इनका सही जगह जो स्थान है जेल, वहां पर इनको डाल दिया जाता, सही तरीके से इलाज कर दिया गया होता, कानून के तरीके से अगर इनको सजा दे दी जाती, तो ये काम ना देखना पड़ता। आज के हमारे देश के अंदर इस तरीके के कोई भी आदमी उठाई गिरा आएगा और कुछ भी बोल करके चला जाएगा, और वो ये नहीं देखता कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उनके साथ में तो एक चेहरा हमेशा से नजर आता है और टोपी लगा करके दाढ़ी वाले नजर आते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री बुलाते हैं बोहरा समाज को और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ईद पर खाना नहीं बनता था। प्रधानमंत्री का भाषण है, मेरा भाषण नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ईद जब होती थी तो खाना नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था साहब खाना? क्योंकि पड़ोस में हमारे बगल में जो मुसलमान फैमिली रहती थी वहां से हमारा खाना आता था और उनके घर हम खाने के लिए जाते थे। तो देश के प्रधानमंत्री को रोकिए। अभी जब पिछले समय में ईद निकली थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया था? सौगाते मोदी, सौगाते ईद दिया था ना। तो फिर वो मुसलमानों के लिए सौगाते ईद, सौगाते मोदी क्यों दे रहे थे? जब 3 तलाक का मामला आता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहनों के लिए अगर 3 तलाक का कानून बना देते हैं, तो ऐसे ऐसे पिंकू चौधरी जैसे नफरती चिंटू फिर ये कहते नजर आते हैं कि नहीं, इस देश के अंदर भाई हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनका अधिकार की हम बात कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं नजर आता इनको मुसलमान दुश्मन? और मैं तो सीधी सीधे साफ तौर पर यह बात कहता हूं कि जितने आरएसएस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मुसलमानों के यहाँ ब्याह रखा है, तो उनको क्यों नहीं मौत के घाट उतार देते? तब ये इनके फर से, तब इनकी तलवारें कहां चली जाती है? और मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया अगर आपको ढूंढना ही है इस तरीके के लोगों को, आपको जब मुसलमानों से नफरत करनी है, तो सबसे पहले शुरुआत करिए मुख्तार अब्बास नकवी से। उनका तो पता भी सबको मालूम है कहां है, दिल्ली के अंदर रहते हैं। और भाई शुरुआत करिए आप शाहनवाज हुसैन से, फिर आप शाहनवाज हुसैन से शुरुआत करते करते नजमा हेपतुल्ला पे जाइए, मोहसिन रजा पे जाइए।
क्यों नहीं जाते? आप मुफ्ती शमून कासमी पे क्यों नहीं जाते? आप वजाहत कासमी पे क्यों नहीं जाते? आप मौलाना शोएब कासमी पे क्यों नहीं जाते? आप मौलाना उमेर इलियासी पे क्यों नहीं जाते, जिनके घर मोहन भागवत जाते हैं, जिनकी चाय पर मोहन भागवत अचानक से चले जाते हैं, उनके मदरसे में घूमने मोहन भागवत चले जाते हैं। और कौन मोहन भागवत? या तो ये पिंकी चौधरी जाहिल अनपढ़ गंवार आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि मोहन भागवत कौन है, या फिर ये इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर बोलने का काम कर रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है। सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे करके, भड़काऊ बयानबाजी कर करके हमारे देश के हिंदू भाइयों को, हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। लेकिन इसका इलाज तो पुलिस करेगी ना, पुलिस क्यों शांत बैठी है? पुलिस इसलिए शांत बैठी है कि पुलिस के आकाओं का निर्देश पुलिस को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर ये बांटने वाली राजनीति इस तरीके के लोग नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? अगर हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो फिर ये सरकार कैसे बनेगी? तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे बहुत सारे चिंटू पाल रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए, एक वहां पर सांड बैठा हुआ है डासना मसूरी के अंदर, और ऐसा वो सांड बैठा है कि उसे छुट्टा सांड कह दें तो हम गलत नहीं होगा। वो कभी भी मोदी के खिलाफ भी बोल जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। पता है क्यों नहीं कार्रवाई होती? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोल जाता है, कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्योंकि वो हमेशा से मुसलमानों को टारगेट करता रहता है, और मोदी भाजपा के खिलाफ इसलिए बोलता है जिससे कि लोगों को यह ना पता लग जाए कि भाई ये भाजपा का प्लांट किया हुआ व्यक्ति है। तो इसलिए जो इस तरीके के छुट्टा सांड घूम रहे हैं, इन सांडों का इलाज होना बहुत जरूरी है, और कानून और पुलिस आज इनका इलाज दबाव में नहीं कर पा रही है। हमारे देश की कानून व्यवस्था जो लचर होनी चाहिए थी, वो इतनी ज्यादा लचर हो चुकी है कि झुकी पड़ी है इनके सामने। हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश का शासन प्रशासन, हमारे देश की पुलिस व्यवस्था, वो सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की कठपुतली बन करके घूम रही है। अगर ये कठपुतली बनना बंद कर दें, और मैं ये कहता हूं कि अगर सही तरीके से कानून का राज चल जाए, तो इस तरीके के जो नफरती गैंग के चिंटू घूम रहे हैं, इनका सही इलाज होना शुरू हो जाएगा। इनको मोदी जी वाली जो एंटीबायोटिक आजकल वो फर्जी नजर आ रही है ना, मोदी जी को एंटीबायोटिक, तो इनको असली एंटीबायोटिक मिल जाएगी। और वो जो एंटीबायोटिक मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आज हमारे देश के अंदर जो एंटीबायोटिक है वो भी फर्जी है, कहीं ना कहीं उसका असर खत्म हो चुका है, तो एंटीबायोटिक का असर जो है वो खत्म मोदी जी ने कर तो दिया। मोदी जी ये बात कहते हुए उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। वो 11 साल से सबसे बड़ी सीट पे हिंदुस्तान की वे बैठे हुए हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अब वो कह किससे रहे हैं, सुना किसको रहे हैं, और सुन कौन रहा है? देश की जनता जिनको मूर्ख बना रहे हैं, देश की वो जनता जिनको मूर्ख बना दिया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, कि अगर ये नोटबंदी से आपको काला धन वापस ना आ जाए तो चौराहा ढूंढ लेना, बता देना कौन से चौराहे पे मुझे आना है। ये मूर्ख बना रहे हैं उसी जनता को। अब तो 11 साल का दिसंबर आ गया। अब 11 साल का दिसंबर आ गया, चौराहा अभी तक नहीं मिला। जिस तरीके से इस देश के अंदर विकास लोग ढूंढ रहे हैं वो अभी तक नहीं मिला। जिस तरीके से इस देश के अंदर लोग बाग अभी तक स्मार्ट सिटी ढूंढ रहे हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ मिलेगी, अभी तक नहीं मिली। जिस तरीके से इस देश का नौजवान रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार अभी तक नहीं मिला। जिस तरीके से इस देश के अंदर तमाम बुलेट ट्रेन को लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगी बुलेट ट्रेन, अभी तक नहीं मिली। जिस तरीके से इस देश के अंदर लोग एम्स को ढूंढ रहे हैं कि और हमारे देश के अंदर एम्स बनेंगे, अभी तक कोई एम्स नहीं मिला। पुराने एम्स के नीचे फुटपाथ पर लोग नजर गड़ाकर खड़े रहते हैं पूरी कड़कड़ाती ठंड में, और घने कोहरे के अंदर बहुत सारे मरीज फुटपाथ के अंदर ओवरब्रिज के नीचे अपने आप आग जलाकर रात काटते हुए नजर आते हैं। एम्स अभी तक नहीं मिला। जिस तरीके से इस देश के अंदर जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार होंगे, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं मिले। जिस तरीके से पेपर लीक रोकने के मामले में मोदी जी ने भाषण दिए थे, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं मिले, पेपर लीक अभी तक नहीं रुके। जिस तरीके से तमाम चुनावी रैलियों के अंदर मोदी जी कह करके आते हैं कि बिजली तो आएगी लेकिन बिल जीरो आएगा, वो जीरो बिल तो कहीं नहीं आ रहा, बिजली भी गायब कर दी, बिजली जीरो है। तमाम गांव देहात ऐसे हैं जो बिजली के अभाव में बेचारे अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। पानी स्वच्छ की बात करी थी, गंगा निर्मल की बात करी थी, अभी तक गंगा निर्मल नहीं मिली है। तो जैसे इतनी सारी चीजें नहीं मिली, वैसे ही आपके सवाल का जवाब। तो ये थे पत्रकार शादाब रिजवी। इन्होंने मोदी जी के बारे में जो चीज बताई है, एंटीबायोटिक सही मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है बेबाक जी कि चाइना से फर्जी दवाइयों का बहुत बड़ी खेप हमारे देश के अंदर आ रही है। चाइना से इतनी ज़्यादा फर्जी दवाइयाँ हमारे देश के अंदर आ रही हैं, और अब दवाइयाँ तो छोड़ दीजिए, लोग बाग इलाज कराने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, वो फर्जी मिलनी शुरू हो गई हैं, वो नकली मिलनी शुरू हो गई हैं। खाने की हर एक चीज़ नकली मिलेगी आपको। अगर 100 में से आप 90 चीज़ें नकली लेकर के आ रहे हैं, अगर 100 सामान आप घर पे लेकर आ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 90 सामान आप नकली लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की सरकार ने जो FSSAI बना रखी है वो चंद पैसों में बिक रही है, और फर्जी चीज़ों को सर्टिफिकेट दे देते हैं FSSAI का। जितनी लेबोरेटरी, जितने हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, जितने हमारे फूड इंस्पेक्टर, सबका महीना बंधा हुआ है। तमाम जो दूध वाले, पनीर वाले, खोए वाले, मावे वाले, देसी घी वाले, मटर वाले,
यहाँ तक के सोया चाप वाले या तमाम ऐसे रेस्टोरेंट जो मिठाई बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, सब कुछ फर्जी है, टोटल फर्जी है। मैं ये कहता हूँ बड़े बड़े ब्रांड फर्जी हैं, लेकिन सब कुछ लिए दिए का बाजार चल रहा है और इस देश के अंदर सब कुछ मिलावटी है। बस अगर कुछ मिलावटी नहीं है तो इस देश के प्रधानमंत्री की बातें मिलावटी नहीं है, वो बिल्कुल खरी हैं। जो उन्होंने कह दिया वो पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इस देश को हम नंबर 1 बना देंगे, तो इस देश को उन्होंने कर्ज में नंबर 1 बना दिया। आज हमारा देश विश्व बैंक स्तर पर जितने बैंक हैं, विश्व बैंक से जो कर्जा लिया है, 10 लोगों की लिस्ट आई है, सबसे 1 नंबर पर हमारा देश है। मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश को राज्य को 1 नंबर का बना देंगे, उत्तम प्रदेश बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। तो आज बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हमारा उत्तर प्रदेश भी बन चुका है। तो जो मोदी जी कह रहे हैं, जो योगी जी कह रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था भैया विश्व गुरु बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। आज विश्व स्तर पर पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम नंबर 1 पर है कर्ज लेने में, और देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का नाम नंबर 1 पर है बीफ एक्सपोर्ट करने में। तो नंबर 1 बन चुके हैं हम। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।